बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हैं और उनमें एक चैप्टर ठोस अवस्था जिसका नाम है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है ना। आज से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। उस चैप्टर का नाम होगा रासायनिक बलगतिकी। जो भी आपका क्रम है वो आप क्रम डाल दीजिएगा। चैप्टर जो भी क्रम होगा क्रम अपना डाल दें और चैप्टर का नाम है बेटा रासायनिक बलगतिकी। ये चैप्टर आप आज पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि हम केमिकल काइनेटिक्स में किन बातों का अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, आप ये जानते हैं कि मैं अभी आपको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। उनमें से एक ब्रांच है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। अच्छा, हर एक ब्रांच जो है उसमें हम अलग अलग चीजों का अध्ययन करते हैं। तो उसी क्रम में अगर मैं बात करना चाहूं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे, तो मैं आपको यह बता दूं कि इसके अंदर हम अध्ययन करेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का। उसके बाद फिर हम अध्ययन करेंगे वेग को प्रभावित करने वाले जो कारक होंगे उनका अध्ययन करेंगे। और उसके बाद फिर कोई भी रिएक्शन होती है तो उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसकी जो क्रिया विधि है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होती है, उन कारकों का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिलाकर के आपके ये समझ में आया होगा कि रासायनिक बलगतिकी में हम अभिक्रियाओं के वेग की बात करेंगे, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करेंगे और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों की समझ में आई होगी कि रासायनिक बलगतिकी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे बताइए? अभिक्रिया का वेग, वेग को प्रभावित करने वाले कारक और किसी भी रासायनिक की क्रिया विधि कैसे होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किस तरीके से संपन्न होगी वो उसकी क्रिया विधि होगी। हम उस क्रिया विधि को यहां पर पढ़ने वाले हैं। आगे होगी बात समझ में। अब इन सभी के बारे में कंप्लीटली अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इनमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो योगदान बेटा विल्हेल्मी नामक वैज्ञानिक का है। क्या नाम था? विल्हेल्मी। क्या कह सकते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान किस वैज्ञानिक ने दिया? तो वो वैज्ञानिक कौन थे? विल्हेल्मी। इसीलिए जो विल्हेल्मी हैं इनको फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। जब इनका योगदान ज्यादा है तो इनको कह देंगे फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। आपको कुछ नहीं, केवल ये ध्यान रखना है कि रासायनिक बलगतिकी ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। इस ब्रांच में हम अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और क्रिया विधि का अध्ययन करेंगे। इसके बारे में सबसे ज्यादा अगर जानकारी दी किसी ने तो वो कौन थे? विल्हेल्मी। इसीलिए जो विल्हेल्मी है उनको फादर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स अर्थात रासायनिक बलगतिकी का जनक कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। अगर हम आपसे कहें कि डेफिनेशन बताइए रासायनिक बलगतिकी की, अरे तो क्या है, सिंपल सी बात कि भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन ही तो आप पढ़ रहे हैं, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक
और अभिक्रियाओं की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतकी कहलाती है। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? कर सकते हैं डेफिनेशन कि नहीं? तो इस तरीके से हम रासायनिक बलगतकी को डिफाइन कर सकते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रिया विधि की जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। अब देखते हैं बेटा आगे। तो हमको पता होना चाहिए वेग, और आइए ध्यान दीजिए। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ऊष्मा के शोषण अथवा उत्सर्जन के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक पढ़ाया गया था आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मा क्षेपी। एक बताया था ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं बताइए ये किसके आधार पर हैं? तो आप कहेंगे कि ये अभिक्रियाओं के जो दो प्रकार हैं वो ऊष्मा के आधार पर होते हैं, ऊष्मा के शोषण अथवा उत्सर्जन के आधार पर। 11th में ही आप लोगों ने रासायनिक साम्य वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि दिशा के आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर? दिशा के आधार पर। दिशा की बात करें तो एक आपने पढ़ा होगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, और बच्चों आपने पढ़ा होगा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखा आपने दिशा के आधार पर अभिक्रिया कितने तरीके की आपको वहां बताई गई थी, दो। ऊष्मा के शोषण अथवा उत्सर्जन के आधार पर भी दो प्रकार की। लेकिन इस चैप्टर में हम वेग के आधार पर अभिक्रिया को पढ़ेंगे। किसके आधार पर? वेग के आधार पर। तो चलिए हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी, उसके बाद अब बात करते हैं बेटा वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन रेट, या डायरेक्ट कह सकते हैं रेट, या वेलोसिटी कह सकते हैं। तो अगर मैं वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार की बात करूं तो बच्चों वेग के आधार पर अभिक्रियाएं होती हैं तीन प्रकार की। एक प्रकार होता है अति तीव्र अभिक्रियाएं, अति तीव्र अभिक्रियाएं। एक होता है मंद अभिक्रियाएं। क्या बेटा? मंद अभिक्रियाएं। और एक होता है अति मंद अभिक्रियाएं। इनको क्या कहेंगे? वेरी फास्ट रिएक्शंस। इनको क्या कहेंगे? स्लो रिएक्शंस। और इनको कहेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस। कितने तरीके की वेग के आधार पर होंगी? तीन तरीके की, एक अति तीव्र, एक मंद और एक अति मंद। अब ये देखेंगे कि अति तीव्र कौन सी हुआ करती हैं। देखिए अति तीव्र उनको कहा जाता है जिन अभिक्रियाओं को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगे। और बहुत कम समय का मतलब क्या है कि 1 सेकंड से भी बहुत कम। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप इमेजिन करेंगे 1 सेकंड, अरे एक पलक झपकाते सेकंड कंप्लीट हो जाता है। हम ये कहें कि उसका 1000वां हिस्सा निकालो तो बताइए कि वो जो टाइम होगा वो कैसा होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। तो इतने कम समय में वो कौन सी अभिक्रियाएं जो इतने कम समय में कंप्लीट हो जाती हैं? तो ध्यान दीजिए वो वही अभिक्रिया है जिनको अति तीव्र अभिक्रियाएं कहा जाता है। 1 सेकंड से भी बहुत कम समय में ये अभिक्रियाएं बच्चों क्या हो जाती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं।
अब मैं ये कहना चाहूँगा कि हम पता कैसे करेंगे कि ये अभिक्रिया अति तीव्र है या अति तीव्र नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर रिएक्शन आयनों के बीच होती है, किसके बीच होती है? आयनों के मध्य होगी तो उसको क्या कहा जाएगा? अति तीव्र अभिक्रिया। अगर एग्जाम्पल देना चाहे तो देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, इनका बना लीजिए एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जलीय विलयन, तो इनके पीछे आप AQ लिख देंगे। AQ का मतलब समझ रहे होंगे एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय विलयन। तो जलीय विलयन की बात कर लें और इसका भी क्या कर दिया बेटा? एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। रिएक्शन आप लोग जानते होंगे कि जैसे AgNO3 की बात की जाए तो यहां आएगा Ag धनायन, NO3 ऋणायन, करेक्ट। इसकी बात करें तो Na धनायन और Cl ऋणायन। बताइए बेटा, धनावेशित पार्टिकल किसको आकर्षित करेगा? ऋणावेशित को। कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये बन गया क्या? AgCl। अगर इसकी बात करूं तो ऋणावेशित किसको आकर्षित करेगा? धनावेशित को। धनावेश से ऋणावेश कैंसिल होता है और हमारा जो पदार्थ है वो कैसा हो जाता है? वो हो जाता है बेटा उदासीन। ठीक है, ये अभिक्रिया जो है आपने देख ली होगी कि हमने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया। एक्वस का मतलब क्या है कि उसका जलीय विलयन होना चाहिए, और आप जानते हैं कि जलीय विलयन में ये आयनों के रूप में होते हैं। किसके रूप में? आयनों के रूप में। तो जो AgNO3 है ये क्या आयन देगा जलीय विलयन में? Ag धनायन, NO3 ऋणायन, NaCl, Na धनायन, Cl ऋणायन। इसका धनावेश इसके ऋणावेश को आकर्षित करेगा, इसका ऋणावेश इसके धनावेश को आकर्षित करेगा। तो ये जो अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी? बताइए, अति तीव्र अभिक्रिया। ये अभिक्रिया 1 सेकंड के 1000वें हिस्से से भी कम समय में कंप्लीट हो जाया करती है। तो अब मैं कहूं कि डेफिनेशन कैसे देंगे, तो आप कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो पलक झपकते ही पूरी हो जाएं, क्या कहलाती? अति तीव्र। ये ना कहो, अगर केमिकल लैंग्वेज में आ जाओ, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आ जाओ, तो ये कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं। किसके मध्य होती हैं? आयनों के। उनको कहा जाता है क्या? अति तीव्र अभिक्रियाएं। और इनका दूसरा नाम आयनिक अभिक्रिया भी होता है। क्या होता है बेटा? आयनिक अभिक्रिया। आगे बात समझ में? हम इनके बारे में क्या लिख सकते हैं? वे अभिक्रियाएं जो आयनों के मध्य होती हैं आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? इन अभिक्रियाओं में लगने वाला समय बहुत कम होता है। क्यों कम होता है? अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इनमें बॉन्ड पहले से टूटा हुआ होता है। ये धनायन है, जल में आयन के रूप में होगा, तो बॉन्ड पहले से टूटा है। अब केवल क्या होगा? केवल बॉन्ड बनेगा। टूटा है पहले से, केवल बनेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि किसी को तोड़ करके दोबारा से जोड़िए तो ज्यादा टाइम लगेगा, या पहले से टूटा केवल जोड़ने में ज्यादा टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है कि उसमें पहले तोड़ना है उसके बाद जोड़ना है। इसमें तो टूटा हुआ पहले से, केवल जुड़ना, केवल जुड़ने में कम समय लगेगा, तो इसलिए इन अभिक्रियाओं में बहुत कम समय लगता है। अब आ जाइए मंद अभिक्रियाएं। इनका दूसरा नाम होता है आणविक अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं बेटा? आणविक। आणविक अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं में लगने वाला जो समय है वो समय बच्चों थोड़ा ज्यादा होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि इनमें पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद में नए सिरे से बॉन्ड का निर्माण होगा। ठीक है, कैसे? देखें, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइट है, इसको किया हीट। आप जानते कि ये जो तत्व है, ये जो परमाणु है, इसने क्या किया? इन्होंने अणु बनाया है मिलकर के। अणु तभी बन सकता है कि जब परमाणुओं के बीच में बॉन्ड हो। तो इनके बीच में बॉन्ड होगा, पहले तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के पश्चात तब जाकर के हमारा नया बॉन्ड बनेगा। तो पहले तो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो पहले बॉन्ड वो टूटेगा, उसके बाद में जाकर के नया बॉन्ड बनेगा, तो तब यहां बनेगा N2+2H2। ध्यान रखिए, अगर ऑक्सीजन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या दोगुनी है
तो गर्म करने पर ऑक्सीजन की संख्या के बराबर जल के अणु बनते हैं। देखो ऑक्सीजन 2, हमने क्या बता दिया, जल के अणु उतने ही बनेंगे, 2 H2O हो गया, N2 N और N। पहले इनका बॉन्ड टूटा, फिर इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसने इसके साथ बनाया, तो पहले बॉन्ड तोड़ना है, उसके बाद बॉन्ड को जोड़ना है, नया बॉन्ड बनेगा। तो पहले तोड़ो फिर जोड़ो, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आयनिक अभिक्रियाओं की तुलना में इन अभिक्रियाओं में लगने वाला समय कैसा होता है, अधिक होता है। ये अभिक्रियाएं जो होती हैं वो अणुओं के मध्य होती हैं। किसके मध्य में? अणुओं के मध्य में होती हैं, इसीलिए इनको आणविक अभिक्रिया भी कहा जाता है। और एक एग्जाम्पल आप चाहे तो बता दें, जैसे मान लीजिए सुक्रोज, सुक्रोज बोले तो चीनी, सूत्र क्या होता है बेटा, C12H22O11, इसका करा दीजिए जल अपघटन इन द मीडियम ऑफ एसिडिक, अम्लीय माध्यम में इसका जल अपघटन कराएंगे। अब बताइए पहले क्या होगा कि इनके जो बॉन्ड है वो टूटेंगे, उसके बाद नए बॉन्ड जुड़ेंगे, नए बॉन्ड जुड़ेंगे तो यहां से बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये है बेटा ग्लूकोज, और उसके बाद ये है फ्रक्टोज। तो भाइयों और बहनों ध्यान दीजिए क्या कि दोनों का सूत्र एक जैसा है, लेकिन ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। देखिए इन दोनों के अंदर जो क्रियात्मक समूह होते हैं उनमें अंतर होता है, इसीलिए एक का नाम होता है ग्लूकोज, एक का नाम होता है फ्रक्टोज। क्या है, आप जब जैव अणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आपको ये बताया जाएगा। तो ये देख लिया कि पहले बॉन्ड इनके टूटेंगे, उसके बाद में नए सिरे से इनके बॉन्ड बनेंगे, तो लगने वाला समय अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगा। अतः इसको हम क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है ना। अब आइए बेटा क्या, अतिमंद अभिक्रिया। तो ये पता चल गया कि इनका जो इन अभिक्रियाओं का वेग कम क्यों होता है। कम इसलिए होता है कि पहले बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद बॉन्ड बनेगा। इनका बहुत ज्यादा क्यों होता है, बॉन्ड पहले से टूटा था, केवल बॉन्ड बनने में जो समय लगेगा बस वही लगना है। अब आ जाइए अतिमंद अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस। इनके बारे में क्या कहें आपसे, बड़ा अजीब स्थिति देखने को मिलती है इस प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ते समय। ये तो अभिक्रियाएं इतनी स्लो रेट से होती हैं कि बहुत लंबे समय में जाकर के, कई महीने लग जाते हैं, कई सालें लग जाती, तब जाकर के ऐसी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो पाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर एक अभिक्रिया तो 1 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो रही थी और एक अभिक्रिया बहुत लंबे समय में। हाँ, इसीलिए तो जो जल्दी पूरी हो रही है उसका वेग बहुत ज़्यादा है, जो बहुत देर में पूरी हो रही है उसका वेग बहुत कम है। हम ये कर सकते हैं कि वेग हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे उनकी वो बाद में बात करेंगे, पहले आप समझ लीजिए अतिमंद अभिक्रिया क्या है। अतिमंद अभिक्रिया उनको कहा जाता है जिनका वेग इतना कम होता है कि उन अभिक्रियाओं को पूरा होने में बहुत अधिक टाइम लगता है। जैसे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये एग्जाम्पल हमने इसलिए दिया है कि ये एग्जाम्पल आप लोग सभी सामान्य रूप से देखते हैं। क्या ये बताइए, क्या जंग 1 सेकंड में लग जाएगा? क्या जंग 1 मिनट में लग जाएगा? क्या लोहा जंग में 1 दिन में बदल जाएगा? क्या लोहा जंग में 1 महीने में बदल जाएगा? नहीं, इसके लिए क्या होगा बेटा, बहुत अधिक टाइम लगेगा। तो हमने क्या कहा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें लगने वाला समय बहुत अधिक होता है उन अभिक्रियाओं को अतिमंद अभिक्रिया कहा जाता है। और इतना कम होता है कि ऐसी अभिक्रियाओं को पूरा होने में या इनमें परिवर्तन देखने के लिए हमें कई महीनों का, कई सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। तो कई महीनों के बाद जाकर के जो लोहा है वो जंग में कंप्लीटली परिवर्तित हो पाता है। ठीक, ऐसे में एक एग्जांपल और बताऊं। आप जानते हैं जल, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब जानते हैं इसके घटक कण क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये घटक कण है, दोनों ही गैस हैं, तो H2 कर लिया, O2 कर लिया। ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है बेटा, जल बन जाता है। क्या बन जाता है, जल। करेक्ट। लेकिन ये जो जल है वो ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में बन जाए, 1 दिन में बन जाए। अगर आज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आज अगर ये एक दूसरे से कंबाइंड होने की कोशिश करेंगे
तो ये 8 से 10 साल, सुन लीजिए ध्यान से, 8 से 10 साल, इतने साल लग जाएंगे तब जाकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारा जल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये आपने देखा कि देखिए कई सालों का टाइम लगा तब जाकर के ये अभिक्रिया कंप्लीट हो पाई। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की, अति तीव्र, मंद, अतिमंद। अति तीव्र कौन सी होती हैं? जो बहुत कम समय में पूरी हो जाती हैं, और कम समय कितना कि 1 सेकंड का भी बहुत कम हिस्सा उसमें कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मंद की बात करें तो इनकी तुलना में थोड़ा ज्यादा टाइम लें, और ये आणविक अभिक्रिया होती है, अणुओं के बीच में होती है। ये किसके बीच में होती है? आयनों के बीच में। यहाँ आयनों के बीच में नहीं होता। अतिमंद, ये कुछ स्पेशल रिएक्शंस हैं जिनको कंप्लीट होने में कई महीनों का टाइम लगता है, कई सालों का टाइम लगता है, उनको कहा जाता है बेटा अतिमंद अभिक्रिया। ठीक है, हमने बता दिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण 1 दिन का काम नहीं है, ये 8 से 10 साल में जाकर के कंप्लीट हो पाता है। तो आई होप कि बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा कि वेग के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं कहाँ? आगे। आगे चलते हैं बेटा। क्या है आगे? ध्यान दीजिए, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया दर इंग्लिश में लिखें तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर, क्या कहेंगे इसको? रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी आपको डिटेल में, इसका डिटेल में आपको अध्ययन करना, मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। अभिक्रिया के वेग की बात है, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों की बात है, और क्या है, और अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि है उसकी बात है। ठीक है ना? तो इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए, मान लिया क्या कि हमारे पास, मैं एक हिंट देता हूं आपको, अभिक्रिया की जो दर है इसको हम R से प्रदर्शित करेंगे। अगर हम R निकालते हैं तो ये आता कैसे है? आता है R बराबर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे नीचे समयांतराल। हमने क्या बताया आपको कि अभिक्रिया दर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? R से। R निकाला कैसे जाता है कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हुआ है, मैं भी निकल पाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले आप डेफिनेशन को थोड़ा समझ लीजिए कि अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की बात कर रहा हूं कि कितना परिवर्तन हुआ है, लेकिन वो किसके? समय के सापेक्ष आप देखेंगे। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम समयांतराल को एकांक मान लें, कितना मान लें? एकांक। जब यहां 1 रख दोगे तो बताओ R बराबर क्या हो गया? R बराबर हो गया अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। बोलो, 1 का भाग लगाएंगे कुछ नहीं आएगा, तो आप अभिक्रिया दर को ऐसे लिख सकते हैं। यहां एकांक है, हम कह देंगे कि एकांक समयांतराल में, समयांतराल कितना बेटा? एकांक। एकांक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, देख लीजिए समयांतराल कितना? एकांक। बाकी ऊपर जो लिखा उसको पूरा पढ़िए। एकांक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, बस उसी परिवर्तन को R कहा जाता। और R किसको रिप्रेजेंट करता है? अभिक्रिया की दर को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? अभिक्रिया की दर को। दोबारा से सुन लीजिए,
एकांक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही अभिक्रिया दर कहा जाता है। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया की दर को कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक, अगर हम बात कर लें आगे तो देखिए, अब मैं इसकी थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। हम डिटेल में क्या चर्चा करनी है, जैसे सपोज कर लिया आपके पास एक पदार्थ है A और उसको बदलना है आपको B में। ठीक है बेटा, आप जानते हैं कि एरो के पीछे होता है उसको कहते हैं अभिकारक, एरो के सामने होता है उसको कहा जाता है उत्पाद। ठीक है बेटा, मान लिया क्या कि हमारे पास अभिकारक A जो है, देखिए जब कोई रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है तो उत्पाद की कोई मात्रा हमारे पास नहीं होती है। उत्पाद का मतलब होता है जो अभिक्रिया में बनेगा। तो जब रिएक्शन प्रारंभ नहीं हुई है तो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। समझना एक एग्जांपल, जैसे H2 के 2 मोल ले लिए हमने, Cl2 के भी हमने 2 मोल ले लिए। ठीक है, तो क्या जब आपको हमने कहा कि एक कंटेनर में 2 मोल H2 है, दूसरे कंटेनर में 2 मोल Cl2 है, ये कह दिया। हमने कहा कि इन दोनों को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए। पहले तो 2-2 मोल थे, जब ये मिलेंगे तभी तो रिएक्शन प्रारंभ होगा। तो कुल मिलाकर के क्या है कि स्टार्टिंग की बात है कि पहले यहाँ 2 मोल था, यहाँ 2 मोल था, तब यहाँ पर जो HCl बनेगा, बताओ इसकी मात्रा क्या होगी? आप कहेंगे 0 मोल। ठीक है ना, पहले जब आपके पास अलग अलग H2 2 मोल था, Cl2 2 मोल था। ठीक, ये टाइम कितना था यहां लिख देना कि यहां टाइम था 0। अब आपने इन दोनों को क्या किया कि एक कंटेनर में मिला दिया। मिलेगा तो मिलने में कुछ टाइम लगेगा, तभी तो रिएक्शन होना चालू होगी। जैसे मान लीजिए 1-1 मोल मिल गया, रिएक्शन चालू हो गई, 1-1 अणु मिल गया, रिएक्शन चालू। तो कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, अगर टाइम लगेगा, जैसे टाइम 1 सेकंड हो गया, तो निश्चित तौर पर हाइड्रोजन और क्लोरीन इनकी कुछ मात्रा कम हो जाएगी और इसकी कुछ मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब वो 0 नहीं रहेगा, 0 से ऊपर चलने लगेगा। एक एग्जांपल आपको सामान्य सा मैं दूं, जैसे मान लीजिए आपके पास गेहूं वाली चक्की है। ठीक है ना, ध्यान देना, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो जब स्टार्टिंग की बात थी तो हमारे पास गेहूं 50 किलो था बेटा। तो गेहूं मान लीजिए अभिकारक का काम करता है और जब आटा बन जाएगा तो मान लीजिए वो उत्पाद का काम करता है। जो हमको प्राप्त करना होता है वो उत्पाद होता है और जिसकी हम सहायता लेते हैं वो अभिकारक होता है। तो गेहूं की सहायता से ही तो हम आटा बनाएंगे। आपने स्टार्टिंग में चक्की का जो हॉपर होता है, जिसमें कि इसमें आपने 50 किलोग्राम गेहूं डाल दिए, 50 किलो गेहूं डाल दिए, तो बताइए आटा कितना होगा? आप कहोगे सर अभी तो आटा 0 किलोग्राम होगा क्योंकि आटा है ही नहीं। अब जब आप क्या करेंगे, ये कंडीशन कब थी? जब t बराबर 0 था। अब आपने चक्की को प्रारंभ कर दिया तो मान लीजिए समय हो गया 5 सेकंड का। अब हाँ, अब ये हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 किलो आटा आ गया, तो बताइए यहाँ क्या होगा? कम हो जाएगा कि नहीं? तो दूसरी कंडीशन में यहाँ 49 किलोग्राम हो जाएगा और यहाँ कितना? 1 किलोग्राम हो जाएगा। अर्थात अभिकारक में से जो घटेगा वो काय में चला जाएगा? उत्पाद में चला जाएगा। आइए इधर समझते हैं। ठीक है, अभिकारक जब हमारे पास t बराबर 0 था, उस कंडीशन में हमने मान लिया कि इसके 10 मोल थे। तब हमने बताया कि जब t बराबर 0 होता तो उत्पाद क्या होता है? 0 रहता है। करेक्ट। अब यहां आ गया t बराबर 1 सेकंड। 1 सेकंड में मान लीजिए यहां 8 मोल रह गए, तो यहां क्या हुआ? जो इधर से कम होगा वो इधर बढ़ जाएगा। t बराबर 2 सेकंड की बात करें, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 मोल। तो बेटा यहाँ क्या हो गया? 4 मोल। बता दिया जो इधर से घटेगा वो इधर बढ़ता चला जाएगा। अगर मैं कह दूँ t बराबर कितना? 3 सेकंड, तो यहाँ 4 मोल हो गया। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा?
6 मोल हो जाएगा। और आ जाइए इधर, अगर t बराबर 4 सेकंड हो गया तो यहाँ 2 मोल रह गया, तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 8 मोल हो गया। अगर मैं इधर बात कर लूँ t बराबर 5 सेकंड, तो बताना बेटा यहाँ क्या हुआ, 0 मोल हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 10 मोल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जब समय शून्य था तो अभिकारक की जो मात्रा थी वो अधिकतम थी, जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे अभिकारक घटने लगा और उत्पाद क्या हुआ बेटा, उत्पाद बढ़ने लगा। ठीक है ना, 0 से 2 हो गया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बता दिया मैंने आपको कि ये हमारा 10 मोल, 10 से 8, 6, 4, 2 ये। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ग्राफ पर इसको दर्शाऊं, तो ध्यान दीजिए, थोड़ा ग्राफ को समझिए अच्छी तरीके से। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्राफ की बात कर लें, इधर हमने क्या ले लिया, अभिकारक की सांद्रता इस अक्ष पर, और इस अक्ष पर ले लिया समय, करेक्ट। अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे समय बढ़ता है, तो बताइए यहां पर जो टाइम होगा वो कितना होगा, 0 होगा। मान लीजिए यहां पर 10 मोल है अभिकारक, कितना है, 10 मोल। समय 0 है, समय 1 सेकंड हो गया, समय 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से हो गया। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा, ऐसे ही तो चलेगा नीचे की ओर। क्यों, समय 0 था तो अभिकारक की मात्रा कैसी थी, अधिकतम। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए आपका जो ग्राफ है बेटा, वो लगातार क्या हो रहा है, इस तरीके से नीचे आ रहा है। ये देखिए ग्राफ नीचे की ओर चल दिया। ये बात कब की है, अभिकारक की। अगर मैं आपसे कहूं उत्पाद के लिए ग्राफ बनाइए, अब मैं उत्पाद की सांद्रता की बात कर लूं, यहीं पर उत्पाद की सांद्रता, तो बेटा देखना उत्पाद की सांद्रता, पहले उत्पाद कितना होगा, यहाँ भी 0 होगा। यहाँ जो उत्पाद की सांद्रता पहले कितनी थी, t बराबर 0 पर कितनी थी, 0 थी। तो इसका जो ग्राफ है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे इसका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफिकल निरूपण किया जाता है किसका, अभिक्रिया के वेग का। ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों की समझ आई होगी कि हमारा जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको कैसे निकालते हैं। बता दिया हमने अभिक्रिया का वेग कैसे निकालना है। अभिक्रिया के वेग को R से प्रदर्शित करते हैं। तो ऊपर लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, और नीचे क्या लिखा जाएगा, समय अंतराल, समयांतराल। अगर मैं उत्पाद के लिए निकालूं तो क्या लिखेंगे बताइए, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन वटे नीचे क्या लिखा जाएगा, समयांतराल। आइए बच्चों अब समझो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। देखिए मान लिया हमारे पास समय हमने कितना, जब 1 सेकंड था तब बताइए अभिकारक की मात्रा कितनी थी, ये हम इसको मान सकते हैं। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं बताइए, रिएक्टेंट। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं R1, करेक्ट। तो बताइए R1 कितना हो गया, R1 हो गया 8 मोल। कुछ समय अब इधर आ जाइए, इसको मान लीजिए क्या, R2। अब यहां पर ये जो R1 था तब T1 कितना था, T1 हमारा कितना था बेटा, 1 सेकंड। अब इधर आ जाए देखेंगे R2, R2 कितना है बताइए, R2 हो गया 2 मोल, करेक्ट, 2 मोल। अगर मैं बात कर लूं T2 की, तो ये जो समय वो कितना, 4 सेकंड, T2 बराबर कितना, 4 सेकंड। ठीक है ना। हम अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन की बात करें तो बता दो बेटा, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है, आप लोगों ने सुना होगा ताप में परिवर्तन, और कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको कैसे निकालते हैं, तो यहां से निकल आएगा क्या,
R2 माइनस का R1। अगर सांद्रता की बात करें तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये जो चिन्ह होता है वो किसका होता है, सांद्रता का होता है। R का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, अभिकारक, अभिकारक के लिए हमने पहली कंडीशन में R1 माना, दूसरी कंडीशन में कितना माना, R2, समय T1 और समय यहां पर क्या हो गया, T2 हो गया, ठीक है। अपॉन अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन समझ गए होंगे कि R2 में से R1 घटाना है, समयांतराल तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस का क्या बेटा, T1, ठीक है ना। ये अंतर आ रहा है, इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं क्या, डेल्टा R, और नीचे क्या लिख सकते हैं बताइए, डेल्टा T। ऊपर क्या लिख दिया हमने, डेल्टा R, और नीचे क्या लिख दिया, डेल्टा T। कैसे कि ये अंतर को रिप्रेजेंट करता है, डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है, अंतर को, यहां भी अंतर हो गया, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम इसको बाद में आपको बताएंगे, पहले मैं एक चीज यहां से निकाल के आपको दिखा दूं, ये समझ तो गए होंगे कि डेल्टा R अपॉन डेल्टा T हो जाएगा। R2 का मान कितना बताइए, 2, R1 का मान कितना, 8 बताएंगे, फिर क्या आएगा नीचे T2, T2 कितना है 4, T1 कितना है 1, घटा दीजिए माइनस के 6/3, कैंसिल करो क्या आ गया, माइनस का 2। अच्छा निकाल क्या रहे थे आप, अभिक्रिया का वेग, क्या निकाल रहे थे, अभिक्रिया वेग। क्या बताइए, वेग कभी ऋणात्मक हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा वेग ऋणात्मक नहीं हो सकता। फिर ये क्या बवाल है, तो आप ये देखेंगे कि ये बवाल नहीं है, ये केवल ये है कि ये जो नेगेटिव साइन है, ये ऋणात्मक चिन्ह जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो लगातार समय बढ़ने पर घटता चला जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता लगातार घटती चली जाती है, और सांद्रता समानुपाती होता है वेग, समझ गए होंगे। सांद्रता घटेगी तो वेग घटेगा, पहले सांद्रता 10 मोल थी तब वेग ज्यादा होगा, सांद्रता अब 2 मोल रह गई अब वेग कम होगा। तो ये जो माइनस का साइन है वो इसी बात को इंडिकेट करता है कि लगातार अभिक्रिया का जो वेग है उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, हमने बता दिया, इसको लिख सकते हैं डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा, नेगेटिव का साइन लगेगा। नेगेटिव का साइन क्यों लगा, अभी आपने देख लिया कि ये जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभिक्रिया का वेग लगातार कम होता जा रहा है। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं इधर उत्पाद से, अभिक्रिया का वेग उत्पाद को लेकर के निकालूं, अभिक्रिया वेग, तो बताइए क्या हो जाएगा, फिर वही बात, कौन सी, उत्पाद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा बताइए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से क्या ले लेंगे, P। तो यहां मान लिया कि यहां हम इसको P1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं P1, और इसको क्या मान लेते हैं P2। तो यहां से क्या हो जाएगा, P2 की सांद्रता माइनस काहे की P1 की सांद्रता, नीचे क्या T2 माइनस का T1। बताओ बेटा P2 कितना है 8, P1 कितना है 2, T2 कितना है समय 4 सेकंड, उसके बाद T1 कितना है आपको पता है कि ये समय 1, 6/3, 3 दूनी 6। बताइए ये कौन सा साइन इंडिकेट कर रहा है, प्लस का साइन इंडिकेट कर रहा है। अब इस प्लस का मतलब क्या हुआ, इस प्लस का मतलब ये हुआ कि लगातार उत्पाद जो है वो तेजी से बनेगा, अर्थात इधर अभिक्रिया का जो वेग है उत्पाद वाली कंडीशन में बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो उत्पाद तेजी से बनना प्रारंभ हो जाएगा। क्यों, अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो लगातार बढ़ रही है, और हमने वो सॉरी अभी जो उत्पाद है उसकी सांद्रता लगातार बढ़ रही है, हमने बताया था सांद्रता समानुपाती वेग, ठीक है ना। तो अगर हम इसके लिए बताएं कि हम अभिक्रिया के वेग को किस प्रकार लिखा करेंगे, तो अभिकारक के लिए हमने बता दिया कि माइनस का चिन्ह लगाना है, डेल्टा R की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। अगर इसकी बात करोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, डेल्टा सांद्रता ऑफ P अपॉन डेल्टा T। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा हुआ क्या, अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का जो वेग है वो इस तरीके से ज्ञात किया जाएगा। अगर अभिकारकों के लिए हो तो ये लगेगा, और उत्पाद के लिए हो तो बताइए डेल्टा P अपॉन डेल्टा T लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा जो अभिक्रिया का वेग है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चाहेंगे इसका मात्रक क्या होता है,
मात्रक निकालना सिखाते हैं आपको। अभिक्रिया का वेग तो समझ में आ गया कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। अभिक्रिया वेग मात्रक सिखा रहा हूं। अभिक्रिया वेग बराबर, इधर कर दीजिए, सांद्रता में परिवर्तन, काय की सांद्रता, चाहे अभिकारक की हो चाहे उत्पाद की हो, बट्टे क्या, समय, लगने वाला समय। सांद्रता का मात्रक आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। सांद्रता मतलब सक्रिय द्रव्यमान। सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक आपको पढ़ाया था। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो बताइए क्या हो गया, ऊपर लगाएंगे क्या, अब तो लिख देंगे क्या, अभिक्रिया वेग का मात्रक बराबर, ऊपर क्या, सांद्रता का मात्रक वटे काय का बेटा, समय का मात्रक। बताइए सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर, समय का मात्रक सेकंड। ठीक, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, मोल लीटर इंटू सेकंड। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, तो मोल लीटर इनवर्स और क्या बेटा, सेकंड इनवर्स। ये मात्रक है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर हाँ, अगर जो हमारे अभिकारक हैं, ये जो अभिकारक है अगर गैसीय अवस्था में है तो यहां पर मोल प्रति लीटर नहीं चलेगा, फिर वो चलने लगेगा दाब के हिसाब से। किसके हिसाब से, दाब के हिसाब से। दाब बढ़ेगा, दाब घटेगा। अभिकारक पहले 10 होंगे तो दाब ज्यादा होगा, और अभिकारक जैसे जैसे कम हो जाएंगे दाब कम होने लगेगा। तो यहां पर फिर क्या है, यहां दाब आएगा। और दाब का मात्रक आप लोग सभी जानते होंगे, 11th में पढ़ाया था, वायुमंडल। तो अगर गैसीय रूप में होंगे तो फिर बताइए मात्रक क्या हो जाएगा, वायुमंडल प्रति सेकंड या वायुमंडल सेकंड इनवर्स। ओके, इस तरीके से ये रहा क्या, इसका मात्रक। ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। तो अभिक्रिया का वेग पता चल गया। एक बार ध्यान से इसको रिवाइज कर लीजिए कि एकांक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को कहा जाता है क्या, अभिक्रिया का वेग। अगर मैं अभिकारक के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा, अभिकारक के लिए अभिक्रिया वेग लिखा जाएगा तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग बराबर, अभिकारक को R से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा R का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। लेकिन कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस। अगर मैं उत्पाद के लिए, ये किसके लिए था, अभिकारक के हिसाब से, उत्पाद के हिसाब से बात करूं तो क्या, अभिक्रिया वेग क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा P का कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T, ये हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा ठीक है। तो ये हमारा क्या रहा, रासायनिक बलगतिकी में हमने आपको बताया कि वेग के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, अति तीव्र, मंद, अतिमंद। कौन कौन सी अति तीव्र होती है, कौन सी मंद होती है, कौन सी अतिमंद होती है। उसके बाद हमने आपको बताया कि अभिक्रिया का वेग क्या है। ठीक, अभिक्रिया का वेग बता दिया कि एकांक समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है बस उसी को कहा जाता है क्या, अभिक्रिया का वेग। एक छोटा सा रिवीजन आपको हमने कराया, वेग के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आपको बता दिया कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। मात्रक हमने बता दिया किस तरीके से निकालते हैं। अब जो अभिक्रिया वेग है बच्चों, क्या, अभिक्रिया वेग, इसका अध्ययन 2 तरीके से करते हैं।
एक होता है औसत वेग और एक होता है तात्क्षणिक वेग। दो स्तरों पर अध्ययन करेंगे, एक औसत वेग क्या होगा, तात्क्षणिक वेग क्या होगा। हम आपको ये सिखाएंगे कि औसत वेग हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे और तात्क्षणिक वेग हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। पहले तो औसत वेग की बात करेंगे, उसके बाद तात्क्षणिक वेग की बात करेंगे, और फिर एक बात आएगी कि वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ये बातें आपको अगले लेक्चर में मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक फीस जमा नहीं किया वो फटाफट फीस जमा कर दें, कोचिंग पे आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, अब केवल लिंक उन्हीं बच्चों के पास जाएगा जिन बच्चों की फीस जमा होगी। ठीक, बाकी अन्य बच्चों को लिंक नहीं मिलेगा वो। ठीक, धन्यवाद।